गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है आप सभी फाइन होंगे, सुपर होंगे। जैसे कि हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस चैप्टर के अंदर हम थोड़ा सा स्टेप वाइज चल रहे हैं। पहले उसमें देखा होगा आपने, हमने सिर्फ रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है उस रिवॉल्यूशन अकाउंट के बारे में डिस्कस करें। और रिवॉल्यूशन अकाउंट में भी जो हम 34 एग्जाम्पल्स को लेके चल रहे हैं, 34 एग्जाम्पल हमने जो है काउंट किया है, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके अंदर भी जो उसके अलावा, जैसे हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की थी, एप्रिसिएशन इन द फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन इन द फिक्स एसेट, स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस्ड बाई और रिड्यूस टू, इन सब चीज़ों के बारे में उसके क्वेश्चन के अलावा जो है हमने इनके बारे में भी डिस्कस किया है। ऐसे ही हमने दूसरे फेज में डिस्कस किया था कि हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। और बच्चों, मैंने आपको बताया था जो कैपिटल अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनाया जाता है। प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था भाई कैपिटल अकाउंट के जो परफॉर्मा है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। उस परफॉर्मे में हमने देखा था बाई बैलेंस कैरी डाउन, गुडविल, उसके बाद गुडविल की एंट्री, फिर अगर जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस, क्रेडिट बैलेंस, अगर ऐसा है उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस। देन आपने डेबिट साइड में देखा रिवैल्यूएशन का अगर लॉस है तो हम डेबिट साइड में करते थे। और अगर हमारा जो है कैपिटल अकाउंट गुडविल ऑलरेडी अपीयर दी हुई है तो उसको जो है राइट ऑफ कर देते थे। उसके बाद कोई किसी ने एसेट्स की है या लायबिलिटी को पे करने के लिए कहा है तो उसके बारे में हमने जो है उसमें परफॉर्मे में और जो परफॉर्मे में डिस्कस किया था। पर जो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया वो जो हमारे पास बैलेंसेस दिए हुए थे, हमारे पास जो परफॉर्मा था, हमने परफॉर्मे को उस कैपिटल अकाउंट में जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर पुट कर दी थी और उसके बाद हमने जो है वो कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस निकाल दिए। अब हमारे पास लास्ट फेज इसका बचता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज ए जिस साल की आप बना रहे हैं, वो जो बैलेंस शीट है वो किस प्रकार से बनती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब बैलेंस शीट डिस्कस करने से पहले बच्चों आपको एक चीज का पता होना चाहिए भाई बैलेंस शीट कुछ आप कई बार क्वेश्चन में पास नेसेसरी जनरल, मेरी एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपको क्वेश्चन में वो ये कह देता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, उस सिचुएशन में भी आपको वर्किंग नोट के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ये दोनों बनाने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन में वो कह देता है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर, तब आपको जनरल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट जो है आप लेजर पोस्ट कर सकते हो। एक तो देखिए अगर वो क्वेश्चन में कहता है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, उस सिचुएशन में तो आपने सिर्फ ये तीन ही आपकी नेसेसरी है। और अगर वो कह देता है प्रिपेयर नेसेसरी लेजर, तो ध्यान रखना बेटे उसके अंदर बैंक अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैश आता भी है और जाता भी है। क्योंकि जब नया पार्टनर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है उसको जब हम पेमेंट करते हैं तो उसकी पेमेंट के टाइम हमें जो हमारे बुक से जो है वो कैश जाता है। तो ये चीज़ें हमें जो है इसके अंदर ध्यान रखनी पड़ेगी। अब बैलेंस शीट हमें कैसे बनानी है, इसका देखो बेटे सिंपल सा एक फंडा है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पूरे क्वेश्चन को, जब तक आपका क्वेश्चन मेमोराइज नहीं होगा, मेमोराइज मतलब देखो बेटे जब तक आप स्टेटमेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, स्टेटमेंट्स को नहीं समझोगे, तब तक आप जो है क्वेश्चन को ऊपर नहीं कर सकते। आपके दिमाग में जितने भी पिन पॉइंट्स हैं, जितने भी गुडविल के हैं, चाहे वो रिजर्व एंड सरप्लस के हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के हैं, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के हैं, अगर जितने भी आपके वो हैं वो सारे के सारे आपको ध्यान होने चाहिए। उसके बाद क्या है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो ध्यान रखना बेटे उसके अंदर आप जो पुरानी बैलेंस शीट आपको दी हुई है उस बैलेंस शीट को आप जो है ध्यान में रखोगे। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड लेते हैं। देखो लेने को तो आप एसेट साइड भी ले सकते हो, लायबिलिटी साइड भी लेते हो, पर लायबिलिटी साइड लेने का हमारा एक रीज़न क्या होता है कि लायबिलिटी साइड में जो हमारी आइटम्स हैं वो नॉर्मली कम होती हैं और उसका टोटलिंग करने में हमें जो है दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए वैसे आप दोनों में से कोई सी भी लोगे तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बैलेंस शीट के टोटल तो हमने दोनों साइड के टोटल को हमने जो है वो इक्वल, दोनों साइड के टोटल को हमने मिलाना है।
अब उस सिचुएशन के अंदर जैसे सबसे पहले जो है सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पे आप लायबिलिटी साइड में, यहाँ पे आप लायबिलिटी और यहाँ पे आपकी एसेट्स आ गए। लायबिलिटी साइड में आप सबसे पहले लिखोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। जब फिर आप सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात करोगे, अब आपने देख लिया यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स आपके 10,000 के लिए। फिर सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, फिर आप ये देखोगे क्या सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स से रिलेटेड क्या बैलेंस शीट के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर कोई इंफॉर्मेशन दी हुई, कोई एडजस्टमेंट दी हुई है, तो आप जो है वो एडजस्टमेंट अगर आपको जानना है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आपको ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 6 एडजस्टमेंट आपको दी हुई है। अब देखिए आपने एडजस्टमेंट है, इसके मतलब इसमें चेंज होगा। यहाँ पे जब आप नई बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म बनाओगे, उस सिचुएशन में उसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटी की रिवाइज्ड वैल्यू जो है वो शो की जाएंगे। बेटे इस चीज का आपने जो है इसके अंदर ध्यान रखना है। जब तक आप रिवाइज्ड वैल्यू को इनके अंदर शो नहीं करोगे, वो बैलेंस शीट का टोटल जो है इक्वल नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है, अब सन्ड्री क्रेडिटर्स देखिए, आपने देख लिया बिटवीन एडजस्टमेंट है। अब आपने क्या देखना है, दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, आपने ये देखना है भाई जो हमारी क्रेडिटर्स हैं एडजस्टमेंट में इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। अगर तो आपको पता है डिक्रीज हो रहे हैं तो हम जो 10,000 दिया उसमें से घटा देंगे जितने से डिक्रीज हो रहे हैं। अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो उसमें जितने से इंक्रीज हुए हैं उतने से इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे आपको 6 एडजस्टमेंट क्या करती है, सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी पेड 2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। अब देखिए बेटे क्वेश्चन के अंदर बुक वैल्यू 10,000 दी हुई है आपको, और वो कहता है भी नई फर्म ने डिसाइड किया भाई सन्ड्री क्रेडिटर जितने थे उससे 2,000 ज्यादा की पेमेंट करनी है। तो 2,000 ज्यादा की मतलब क्या होगा, 12,000। तो यहाँ पे हम 12,000 के सन्ड्री क्रेडिटर लिखेंगे। ये चीज आपने ध्यान रखना। आई होप कि आप जो है आपको मेरा समझाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अगर इस तरीके से आप कोई भी बैलेंस शीट बनाओगे तो आप मार नहीं खाओगे, आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम एकदम जो है वो समझ में आ जाएगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना। उसके बाद फिर आप देखोगे बैलेंस शीट के अंदर, उसके बाद यह एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। अब देखिए बेटे जब आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी हुआ है, अब जब आपको एक्यूमुलेटेड, ध्यान रखना ये पॉइंट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व, कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर ऐसे कोई फंड्स दिए हुए हैं इनको हम नई फर्म की बैलेंस शीट में नहीं लिखते। उसका एक रीजन है। रीजन क्या है बेटे, क्योंकि वो बैलेंस शीट के अंदर इसलिए नहीं लिखे जाएंगे क्योंकि वो ओल्ड पार्टनर्स यानी एक्सक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर उसका भी उनमें शेयर था, तो वो उसको भी दे देते हैं। उसके साथ साथ जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके खाते में भी उनका जो शेयर है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो उनको हम इसमें शो नहीं करेंगे। और आप नीचे एडजस्टमेंट में देखोगे, एडजस्टमेंट दिया हुआ है भाई वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना रखना है, अगर नहीं रखना है तो सारा का सारा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है वो जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, ये जो फंड है ये हमारा नहीं है, इसमें पार्टनर्स का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है ये बेटे प्रोविडेंट फंड ये जो है एम्प्लॉइज को होता है, और ये जो है एम्प्लॉइज के बीच में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब आप कहोगे सर क्या इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? नो बेटा, इसको अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हम, क्योंकि जब किसी एम्प्लॉय की रिटायरमेंट होती है या उसको ग्रेच्युटी या कुछ दिया जाता है तो इस फंड में से जो है उसको वो दिया जाता है। तो इसको हम एज इट इज बैलेंस शीट में लागत के साइड में दिखा देंगे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में क्या आपको दिया हुआ है 5,000, ये 5,000 एज इट इज आपका उसमें दिखाया जाएगा। दोबारा फिर मैं आई रिपीट कि जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है इसमें एम्प्लॉइज जो पार्टनर्स हैं उनका कोई शेयर होता, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, इसको हमें नई फर्म की बैलेंस शीट में भी एज इट इज शो करना पड़ेगा। ठीक है मेरी बात? उसके बाद रिजर्व फंड। अब वही बात आ गई जो मैं पहले अभी रिपीट कर रहा था।
रिजर्व फंड, कोई एक्यूमुलेटेड, अगर ऐसा कोई फंड दिया हुआ है तो नेचुरल है ये तीनों पार्टनर का है, तीनों पार्टनर इसमें मिलके उन्होंने अपने प्रॉफिट्स में से जो है इसको एक्यूमुलेट कर रखा है, तो ये तीनों पार्टनर्स का है, इसको हम कैपिटल अकाउंट में शो कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो के अंदर इसको क्रेडिट कर देते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नई बैलेंस शीट में इसको हम शो नहीं करते। तो उस सिचुएशन में आप रिजर्व फंड को इसके अंदर शो नहीं करोगे। उसके बाद बात आती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपने बेटे उसी उसमें सिचुएशन में कर दिया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, क्योंकि आप देखिए इसके आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है आपकी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको सारे के सारे को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशो के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसको हमने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए इसको बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है और इसमें कैपिटल्स बढ़ती है, सीधी हम जो है कैपिटल्स, कैपिटल अकाउंट्स। अब यहाँ कैपिटल अकाउंट ए बी, सी क्यों नहीं लिखा? जो नहीं लिखा क्योंकि सी जो है वो रिटायरमेंट ले चुका है, इसलिए सी का नहीं लिखेंगे और बी का लिखेंगे। बल्कि आप क्या करोगे, क्योंकि आपको ध्यान होगा सी के कैपिटल अकाउंट को हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया था, उसको हमने लोन में ट्रांसफर कर दिया था, और इसलिए हम क्या करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एक अलग से वो दिखाएंगे सीज लोन अकाउंट। क्योंकि आपको ध्यान होगा हमने एंट्री पास की थी, सीज लोन का अमाउंट जो है कितना था, वो था 31,320, 31,320। ये लोन में क्यों? क्योंकि उसने उसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो इसका मतलब इसको हम जो है लोन में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद आप जो है कैपिटल अकाउंट लिखोगे। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिखोगे, इसमें ए और बी दोनों के कैपिटल अकाउंट लिखोगे। दोनों के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 53,300। जो आपने कैपिटल अकाउंट्स बनाए हैं, उन कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंसेस आए हैं, उन बैलेंसेस को आप जो है इसके अंदर लिखोगे 33,980। ये जो है आप जो है इनके दोनों के बैलेंस, और इसका टोटल जो है दोनों का यहाँ पे आप लिख दोगे। देखो अब इसका बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का आप टोटल कर दोगे। इसी तरीके से आप जो है इसकी बैलेंस शीट की एसेट साइड का बैलेंस शीट करोगे। अब इसमें सबसे पहले देखिए पुरानी बैलेंस शीट में आपको जो दिया हुआ है कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश इन हैंड। अब मैंने क्या बताया था भाई आपने देखना है ड्यूरिंग द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या हमारे कैश का यूज हुआ है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में क्या होता है वो कैश जो है यूज करना हो जाता है। कैश यूज करने का मतलब क्या है कि उसने या तो उसको कोई पार्टली पेमेंट की गई है या कुछ और पेमेंट की गई है। यहाँ पे कुछ भी कैश का यूज नहीं किया गया, तो एज इट इज वही कैश अमाउंट जो हमारा 2,000 रुपये एज इट इज हम इस बुक्स के अंदर शो कर देंगे। उसके बाद डेटर्स। अब डेटर्स में देखिए आपको एडजस्टमेंट में डेटर्स में देखिए डेटर्स आप कितने दिए हुए हैं, इन कॉलम में लिख दीजिए जितने डेटर्स दिए हुए हैं आपको। डेटर्स आपको 8,000 के दिए हुए हैं, पुरानी बैलेंस शीट के अंदर 8,000 के दिए हुए हैं। और जब आप पहले एडजस्टमेंट देखोगे तो उस एडजस्टमेंट में आपको दिखेगा कि आपने उसके अंदर नया प्रोविजन बनाया था, उसको लेस कर दोगे, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 रुपीज लेस कर दोगे। 7600 जो है वो आप आउटर कॉलम में, ये इनर कॉलम है ये आउटर कॉलम है, इसको आउटर कॉलम में शो करोगे। उसके बाद आप उसके अंदर बैलेंस शीट में देखिए स्टॉक। स्टॉक देखिए एडजस्टमेंट में क्या इसके बारे में कुछ कह रखा है, अगर नहीं कह रखा है तो जो पुरानी बैलेंस शीट में है वो सेम एज इट इज लिखेंगे। पर अगर बेटे कुछ कहा है उसमें इंक्रीज हुआ है उसमें डिक्रीज हुआ है तो वो इसमें हम जोड़ के दिखाएंगे। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको क्या रखा है कि जो स्टॉक है एप्रिशिएटेड बाय 10%। अब स्टॉक की वैल्यू हमारे पास दे रखी थी 40,000 की और उसमें 10% का हमने इंक्रीज किया, तो स्टॉक पे हमारा 44,000 का यहाँ पे आप इसको शो कर दोगे। 44,000 जो है आप इसमें शो कर दोगे। उसके बाद और इसके अंदर दिया हुआ है फर्नीचर बिल्डिंग। अब देखिए क्या फर्नीचर और बिल्डिंग में कोई चेंजेस हुआ है? फर्नीचर में बिल्डिंग में तो 20% एप्रिशिएशन हुआ, फर्नीचर में कोई चेंज हुआ, तो फर्नीचर एज इट इज जो है आप 13,000 का दिया हुआ है 13,000 का जो है लिख दोगे। फर्नीचर 13,000
20,000। और बेटे बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग में आपको इंक्रीजमेंट दिया हुआ 20% का, 60,000 की बिल्डिंग दी हुई थी, उस पर 20% का इंक्रीजमेंट 12,000 हो गया, तो टोटल बिल्डिंग की वैल्यू इस टाइम हमारी 72,000 आ गई। वो 72,000 जो है आप बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो कर दोगे। इस तरीके से जब ये सारा कुछ करने के बाद आपके पास फिर आप क्या करोगे, बैलेंस शीट का इस साइड में टोटल करोगे, दोनों साइड में टोटल जो है तो आपका इक्वल आना चाहिए। तो बच्चों आपको बेटे ध्यान होना चाहिए, हम तीनों डिस्कस कर चुके हैं। एक उसके अंदर आपने जो है रिवॉल्यूशन अकाउंट डिस्कस किया था, फिर कैपिटल अकाउंट डिस्कस किया था, उसके बाद आपने जो है बैलेंस शीट डिस्कस की। अब आपका फर्ज बनता है कि आप जो है इसके जितने भी क्वेश्चन हो सके वो क्वेश्चन आपने जो है सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे इसको। थैंक यू।